जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आ गई है। उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, अगली सूची आई है। ये मध्य प्रदेश एमपी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है कांग्रेस ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें दूसरी लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और इस दूसरी सूची में डिटेल क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुछ संभावित नाम जो हम लगातार आपको पहले से बता रहे थे। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर का नाम घोषित कर दिया गया है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे तो सागर से प्रभु सिंह चुनावी मैदान में होंगे, ताल ठोकेंगे। दो नाम आपको बता दें, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जो लगभग तय माना जा रहा था, लगातार नकुलनाथ सभाएं भी कर रहे थे। प्रभु सिंह ठाकुर सागर से चुनाव मैदान में होंगे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे प्रभु सिंह ठाकुर। आपको बता दें कि प्रभु सिंह दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब ये देखिए, अब दमोह से प्रताप सिंह लोधी का नाम तय हो गया है, घोषित कर दिया गया है प्रताप सिंह लोधी। तो ये कुछ सूची धीरे धीरे जो सामने आ रही वो हम आपको बता रहे हैं। प्रताप सिंह लोधी का नाम तय हो गया। सतना से राजा राम त्रिपाठी, इनका नाम घोषित कर दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगली सूची, जिसमें सबसे बड़े नाम छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी का नाम घोषित कर दिया गया है। सतना से राजा राम त्रिपाठी का नाम घोषित कर दिया गया है। मंडला से भी नाम घोषित हो गया है। लगातार हम आपको वो सूची भी दिखा रहे हैं। लगातार इनकी आशा भी थी और पहले से ही कहा जा रहा था, तय था नाम नकुलनाथ का छिंदवाड़ा से। प्रभु सिंह का नाम भी लगभग तय माना जा रहा था। प्रभु सिंह ही एक ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर सभी खेमे के लोगों की एक ही राय कही जा रही थी कांग्रेस के अंदर। प्रभु सिंह का नाम पर मोहर लग गई। दमोह से प्रताप सिंह लोधी के नाम का ऐलान हो गया। सतना से राजा राम त्रिपाठी का, सीधी से अजय सिंह का, जबलपुर से विवेक तनखा के नाम का ऐलान हो गया है। मंडला से कमल मरावी को टिकट दिया गया है और देवास से प्रहलाद टेपानिया को टिकट दिया गया है। ये सूची, और ये सूची हम लगातार आपको पहले से ही दिखा रहे थे कि लगभग ये सारे नाम तय हैं और इन नामों पर मोहर भी लग गई है। यानी कि न्यूज़ 18 ने जो सूची, संभावित सूची आपके सामने रखी थी, उस सूची पर मोहर लग गई है। कांग्रेस की ये अगली सूची है, दूसरी सूची है, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम घोषित किया गया है। तो दमोह से प्रताप सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। सागर से प्रभु सिंह को टिकट दिया गया है। इस सूची में वो सारे नाम हैं जो नाम लगातार हम आपको बता रहे थे, उस सूची पर मोहर लग गई है। जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया गया है और सीधी से अजय सिंह को टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, इस सूची में सभी वो बड़े नाम जिन पर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के नाम पर मोहर लगी है, जबकि सागर से प्रभु सिंह के नाम पर मोहर लगी है। दमोह से प्रताप सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। सतना से राजा राम त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। मंडला से कमल
रावी को टिकट दिया गया है। जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया गया है। ये सूची हमने आपके सामने पहले ही रख दी थी। हमारी सूची पर मुहर लग गई है। और ये भी आपको बता दें कि रीवा से हम आपको नाम पहले से बता रहे थे सिद्धार्थ मिश्रा का। आपकी जगह सिद्धार्थनाथ तिवारी का नाम हम आपको पहले से बता रहे थे। सिद्धार्थनाथ तिवारी को टिकट दिया गया है दमोह से प्रताप सिंह लोधी को। अब हम आपको डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल दमोह के पहले हम बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं। नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे हैं और कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 1989 जब से उस सीट पर उन्होंने कदम रखा है, लगातार उस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। 1997 में बाई इलेक्शन में जरूर एक बार कमलनाथ इस सीट पर हारे हैं। दमोह सीट से प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, लेकिन यह सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। लगातार लंबे समय से 8 बार से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है और प्रहलाद पटेल को यहां पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है और प्रताप सिंह लोधी को कांग्रेस ने उतारा, यानी कि दोनों एक ही समाज के हैं। लोधी बहुल ये सीट है और इस सीट पर दोनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों प्रत्याशी लोधी समुदाय से आते हैं। करीब 2.5 लाख वोटर लोधी समुदाय के इस सीट पर हैं। इसके अलावा कुर्मी समुदाय के 2.25 लाख वोटर इस सीट पर हैं। खंडवा से आपको बता दें, खंडवा से अरुण यादव को टिकट दिया गया है। खंडवा सीट पर 2014 में अरुण यादव चुनाव हार चुके हैं। हालांकि 2009 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन खंडवा सीट पर भी अरुण यादव के लिए राह बहुत आसान नहीं है, चूंकि भीतरघात बहुत है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। और खंडवा क्षेत्र में जिन लोगों के टिकट कटवाने की कोशिश अरुण यादव ने की थी, अब वही लोग अरुण यादव का यहां पर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन लेवल देख लेना, कम कर ले। किसानों में भी उनकी पकड़ कही जाती है, स्थानीय स्तर पर भी, लेकिन कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक नाराजगी भी है और कभी कभी बाहरी का मुद्दा भी इनके साथ जोड़ दिया जाता है, इन्हें बाहरी आ जाता है। सामंजस्य से ये बिठा नहीं पाते। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुटबाजी को भी हवा देते रहे हैं। छिंदवाड़ा से प्रभु सिंह, सागर से दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, मंडला से कमल मरावी, जबलपुर से विवेक तनखा, रीवा से सिद्धार्थनाथ तिवारी, खंडवा से अरुण यादव और सागर से प्रभु सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। प्रभु सिंह के बारे में आपको बता दें, दिग्विजय सरकार में ये मंत्री रहे हैं। साफ और स्वच्छ छवि के ये चेहरे हैं, प्लस पॉइंट हैं ये इनके बारे में सबसे खास बात ये कही जाती है कि कमलनाथ गुट, सिंधिया गुट, दिग्विजय गुट, इनके नाम पर एक मत था, कोई इनका विरोध नहीं था। मृदुभाषी कहे जाते हैं, ये साफ छवि है, इनका कोई क्षेत्र में विरोध नहीं है। जागीरदार परिवार से ये आते हैं, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी हैं इनके। लंबे समय से ये चुनाव नहीं लड़े प्रभु सिंह। इसके अलावा बिना क्षेत्र से आते हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र में बराबर इनका प्रभाव नहीं है। हमारे साथ शरद भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, उस
सूची पर मोहर लग गई है। जो सूची हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे, न्यूज 18 ने जो सूची जनता के सामने रखी थी, दर्शकों के सामने रखी थी, उस सूची पर मोहर लग गई है। हाँ बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये सूची जारी हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और 12 नाम इस सूची में आए हैं। इससे पहले कांग्रेस 9 नामों का ऐलान कर चुकी है और इस सूची में जो नाम आए हैं सामने, उनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सागर से प्रभु सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह राहुल और जबलपुर से विवेक तनखा, जैसा कि हम कुछ देर पहले ही प्रशांत बात कर रहे थे, उनका नाम शामिल है। मंडला से कमल मरावी, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जैसा कि पहले से ही प्रत्याशित था कि वही वहां से उम्मीदवार होंगे, और देवास से प्रहलाद टिपानिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवी, खरगोन से डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे को उम्मीदवार बनाया है और खंडवा से अरुण यादव। तो ये जो नाम है वो सामने आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है जिसमें बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार भी मौजूद हैं और हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे भी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रवीण जी के पास ही जाएंगे और पूछेंगे, सर इस दूसरी लिस्ट का एनालिसिस आप किस नज़रिए से कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत सारे नाम जो चल रहे थे शरद, जिनमें हम बाला बच्चन की पत्नी का नाम चल रहा था कि शायद उन्हें दिया जाएगा, उनकी जगह डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा, उनका नाम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देवास में भी हालांकि तय हो गया था, देवास में प्रहलाद टिपानिया वो चुनाव आयोग के कुछ प्रचार के लिए उसमें शामिल भी किए गए थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, एम्बेसडर थे माफ़ कीजिए चुनाव के, उन्होंने इस्तीफा दिलाया, तभी लग गया था कि वो आ जाएंगे। एक जो बात है कि ये कि जब कांग्रेस ने तमाम सूचियां जारी कर दी, मुझे हैरत यह है कि गुना शिवपुरी होल्ड करने का औचित्य समझ में नहीं आया कि क्यों आखिर उस सीट को रोक लिया गया, क्योंकि नकुल नाथ का नाम भी इसमें है छिंदवाड़ा से, जबलपुर विवेक तनखा का नाम है, यानी ऐसी कोई महत्वपूर्ण जो हाई प्रोफाइल सीट है वो अभी होल्ड ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन गुना शिवपुरी क्यों रोक लिया ये मुझे हैरत है। मंडला जरूर, ये जो मंडला के प्रत्याशी हैं वहाँ एक बरखड़े जो है वो टिकट मांग रहे थे, ये इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे कमल मरावी, बाद में कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने फिर उन्हें टिकट दिया, तो एक तरह से संतुष्टि दिखती है अभी तक के जो मैं देख पा रहा हूँ। खंडवा की अगर हम बात करें तो अरुण यादव और नंद कुमार चौहान, दोनों के लिए मुश्किलें समान हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों के को भितरघात की संभावनाएं दोनों के लिए वहां पे मौजूद है, यानी मुकाबला दिलचस्प और रोचक दिखता है, मुझे सिर्फ दिखता है। और देखिए यहाँ जो खरगोन की बात कर रहे थे प्रवीण जी, प्रशांत, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि खरगोन सीट को लेकर जो जैस है वो कहीं ना कहीं अड़ गया था और जैस के जो संरक्षक हैं वो यहाँ आए थे भोपाल और उन्होंने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी और जो सीटों के नाम उन्होंने दिए थे उनमें से खरगोन की सीट भी शामिल थी। हम रवि सक्सेना जी से बात करेंगे। रवि जी, ये जो खरगोन की सीट है विशेष रूप से अगर बात करें तो जैस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनकी मर्जी नहीं चली, हालांकि उन्होंने जो नाम सुझाया था हमें याद है रक्षा मुजाल्दे का नाम उन्होंने दिया था। क्या आपको लगता है कि गोविंद मुजाल्दे पे सहमति हो गई है दोनों के बीच में? निश्चित रूप से देखिए, ये एक पॉलिटिक्स में आए हैं और इस पूरे क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है और बड़ा सेवाभावी और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा नाम है ये। तो निश्चित रूप से जब हमारा सर्वे हुआ और सर्वे में जो नाम निकल के आए, मैंने आपको 2-3 बार में जब भी आपके चैनल पे आया तो मैंने आपको कहा है 4 सर्वे हुए हैं और जो सबसे बड़ा सर्वे था वो राहुल गांधी जी का था और राहुल गांधी जी के सर्वे में आप देखें बड़े चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। आप देखिए 4 नाम 5 नाम ऐसे हैं जो चर्चा में ही नहीं थे। और एक चर्चा ये भी है कि सिंधिया जी का नाम अभी तक शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी मुश्किल आज बता ही दीजिएगा। पहले मतलब लगभग मुझे लगता है कि शायद 3 दशक हुए वो, तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली लिस्ट में सिंधिया खानदान का नाम नहीं है, अब तो दूसरी में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है। देखिए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी आपको खबर सुनने को मिल जाए, तो इसीलिए हो सकता है स्ट्रेटेजिकली उसको रोक के रखा हो, क्योंकि ग्वालियर का भी नाम अभी घोषित नहीं हुआ है और गुना शिवपुरी का भी। ग्वालियर के बारे में तो बाबरी जी ने कह दिया था कि प्रियदर्शनी जी नहीं लड़ेंगी और सिंधिया जी बराबर कैंपेन कर रहे हैं। हमने तो कह दिया परिवार के लोग नहीं लड़ेंगे, बात करती है, कह दिया है। किसी भी आप देख लें, किसी के भी परिवार के व्यक्ति को कहीं कोई टिकट नहीं दिया है। अच्छा, ये इस सीट को लेके मैं प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ। प्रवीण जी, ये एक स्ट्रेटजी क्या मे भी हो सकती है कांग्रेस की, क्योंकि ये खबर ये भी चली थी कि सिंधिया को हो सकता है कि इंदौर की सीट से लड़ा दिया जाए, और मैं जो देख रहा हूँ कि दूसरी लिस्ट में भी अभी इंदौर का नाम नहीं है और जो गुना और शिवपुरी की सीट है वहाँ से कोई बड़ा फेरबदल, क्या ऐसी कोई 1% भी संभावना है क्या?
हालांकि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है शरद। चूंकि इंदौर ताई के विवाद के कारण बीजेपी ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो पार्टी वेट कर रही है कि पहले ताई का टिकट यदि काटती है बीजेपी तो फिर विकल्प क्या होगा, और जाहिर सी बात उन्हें नाम रख रखा हुआ। मुझे इस बात पर डाउट है कि सिंधिया शिफ्ट करेंगे शायद इंदौर पे। ये खबरें चल जरूर रही हैं कि उनसे कहा जा सकता है कि वो सिंधिया वैसे ही लड़ जाएं इंदौर से जैसे दिग्विजय भोपाल से लड़ रहे हैं। हालांकि लेकिन उसमें मुझे डाउट लगता है। लेकिन ये तय है कि केवल कुछ जगह, ग्वालियर भी इसीलिए कि यदि नरेंद्र सिंह तोमर की शिफ्टिंग की बात चल रही है कि वो यदि मुरैना छोड़ के भोपाल आते हैं, पार्टी चेंज करेगी यदि बीजेपी, तो फिर उस तरह से कांग्रेस अपनी जो रोकी गई सीट हैं वो रणनीतिक आधार पर है, और शायद सिंधिया को शायद हो सकता है उसी रणनीति का पार्ट माना गया हो और इसलिए उन्हें होल्ड किया हो। ये जरूर है कि इस पूरी लिस्ट में अगर हम देखें तो बहुत कड़ा मुकाबला दिखता है दमोह का भी, कि यहाँ से भी लोधी, बीजेपी से भी लोधी बाउल सीट है, तो इसको लेके मुझे लगता है कि ठीक मुकाबला। विवेक तनखा जबलपुर में एक मजबूत कैंडिडेट है, हालांकि पिछला चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि राकेश सिंह की पोजीशन खराब है, तो हो सकता है कि वो मजबूती से अपना दावा पेश करें। छिंदवाड़ा को लेके तो कमलनाथ की होल्ड वाली सीट है और उसमें शायद सवाल नहीं होने चाहिए शरद। तो बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हैं। रजनीश जी, अब तो ये बड़ा नाम हो गया कांग्रेस का, ये आपसे आगे निकल गए, कम से कम 3 सीटें आपसे ज़्यादा हो गई हैं, तो ये आपकी सूची कब तक मानी जाए? और ये जो कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए हैं, इनको लेके क्या लगता है कि कितनी टफ फाइट आपको मिलने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर 2 ज़्यादा प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 2 बातें मुझे ज़रूर कहनी हैं। एक बात तो ये कि गुना शिवपुरी से सिंधिया जी का नाम घोषित नहीं किया गया। जो बातें कांग्रेस की ओर से छन के आप मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही थी वो बहुत स्पष्ट थी। अभी आपके चैनल पर मैंने कहा भी था कि दिग्विजय सिंह जी की ओर से बात कही गई है कि मैं ही क्यों निपटने के लिए भोपाल से लड़ूं। इसके अलावा भी दूसरे नाम जो सिंधिया जी क्यों नहीं, या नकुलनाथ जी जबलपुर से क्यों नहीं, इस प्रकार के सवाल लगातार उठ रहे थे, और यही कारण है कि अभी भी सिंधिया जी का नाम गुना के आप उनका छोड़ दीजिए ना, अपना भी तो बताइए आपका। तो बिल्कुल मैं क्यों छोड़ दूं? नहीं, अभी आप पहले आप भी तो बता दो ना, मुझे लगता है कि मैं क्यों छोड़ दूं। मैं अपनी प्रतिपक्षी पार्टी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना क्यों छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, आपसे सागर के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। सागर में प्रभु सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया है, कितनी टफ फाइट आपको लगता है मिलेगी? प्रभु सिंह ठाकुर जी का नाम वहाँ प्रतीक्षित था, लगभग सभी लोग तय मान रहे थे, कांग्रेस में भी और हम भारतीय जनता पार्टी में भी ये तय मान रहे थे कि उनका। लेकिन मैंने एक चीज़ और कही, दो बातें मैं कहना चाह रहा था, एक सिंधिया। दूसरी बात यह है कि कुछ नाम इसमें ऐसे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, वहाँ कांग्रेस भी तलाश रही है आखिर किसको बना दिया। खरगोन के प्रत्याशी हों, देवास के प्रत्याशी हों या मंडला के प्रत्याशी हों, तो कांग्रेस के अंदर इन बातों को लेकर तो टिपानिया का तो काफी पहले से चल रहा था, वो चुनाव आयोग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैंने जो कहा शरद जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए कांग्रेस के भीतर घमासान है कि हमें मौका क्यों नहीं। डीडीयू के तो आपके भी नहीं है कार्यकर्ता? बिल्कुल, पर हमारे यहाँ घमासान नहीं है। घमासान तो अभी तो लिस्ट आई है, घमासान तो आगे की बात है। खैर नहीं, आप देवास में पता करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जी, एक मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे साथ अनुराग आ गए हैं और अनुराग कांग्रेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अनुराग, ये जो पूरी लिस्ट है सागर से लेके खंडवा तक, इस पूरी लिस्ट का आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी इस बार कुछ सीटों पर चेहरे जरूर बदलेगी और उसी तरीके से काम हुआ है, लेकिन कुछ सीटों पर रिपीट भी किए हैं। कमलनाथ की जगह नकुलनाथ का चुनाव लड़ना लगभग तय था, अरुण यादव का खंडवा से लगभग तय था, और इसी तरीके से यदि हम कमल मरावी की बात करें तो कमल मरावी को भी इसलिए इस बार चुनाव मैदान में उतारा है क्योंकि आदिवासी इलाकों में उनकी खासी पकड़ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय यदि हम बात करें तो उनकी आदिवासी क्षेत्रों में खासी पकड़ है, आदिवासी वोट बैंक में अच्छी पकड़ है, इस कारण से उनको पार्टी ने मौका दिया। इसके अलावा जबलपुर से विवेक तनखा, जैसा कि हमने सबसे पहले दिखाया था कि विवेक तनखा जबलपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हालांकि ये खबर अब पूरी तरीके से पुष्ट हो चुकी है। विवेक तनखा ने भी कहा था कि उनको पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। एक विवेक तनखा के बारे में जानना चाह रहा हूँ। विवेक तनखा के बारे में ये भी बात सामने आई थी कि शायद वो थोड़ा सा इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए। तो आपको लगता है कि इस बार विवेक तनखा जो राकेश सिंह होंगे उनके सामने, क्योंकि अब
अब बिग फाइटों में अगर गिना जाएगा तो एक जबलपुर की सीट भी है। तो राकेश सिंह और विवेक तनखा के बीच की जो लड़ाई है उसको आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली? बिल्कुल, देखिए यदि बीते चुनाव की बात करें तो विवेक तनखा को जबलपुर लोकसभा सीट पे हार जरूर मिली थी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है। जबलपुर में लगातार जो है विवेक तनखा वो सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहां पर कमलनाथ कैबिनेट की बैठक कराई थी और जबलपुर को बड़ी सौगात दिलाई थी। निर्माण कार्यों के करोड़ों रुपए के कार्य वहां पर मंजूर हुए थे, तो इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुकाबला इस बार जबलपुर में बेहद टफ रहने वाला है। ठीक है, हमारे साथ मनोज भी इस वक्त है। मनोज से आप पूछना चाहेंगे। मनोज, ये खरगोन के बारे में बात हो गई है, क्या लगता है आपको ये सतना और रीवा के बारे में बात करें, क्योंकि जो विंध्य का इलाका है वहाँ कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वो बेहतर नहीं थे। आपको लगता है कि राजाराम त्रिपाठी और सिद्धार्थ तिवारी, हालांकि सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं, उनको सहानुभूति का इस बार फायदा मिल सकता है? क्या लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, खरगोन सीट में जो उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस नाम की चर्चा वहां पर चल रही थी, गृह मंत्री बाला बच्चन की जो पत्नी है उनकी दावेदारी प्रबल बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पे समीकरण बने और जैस ने जिस तरीके से शरद आपने बताया कि दखल था वहां पर, और यही वजह है कि वहां पे समझौता पार्टी को करना पड़ा और जैस के सहमति के बाद ही जो है वहाँ से मुजालदे का नाम सामने आया और निर्विरोध है, उनका किसी तरीके का वहाँ पर विरोध नहीं और आदिवासी में पकड़ भी अच्छी। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गजेंद्र पटेल वहां पर उनको पहले ही टिकट मिल चुका है, तो मुकाबला रोचक होने वाला है। लेकिन कांग्रेस स्थिति वहां पर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो 8 विधानसभा वहां पर उस संसदीय सीट में आती है, जिसमें से 6 पर जो है कांग्रेस का कब्जा है, एक बसपा के कब्जे में और एक कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। तो बीजेपी एक ही सीट पर है, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों पर विधानसभा वहां पर उनके कब्जे में है। तो मुकाबला रोचक होगा। लेकिन जो नाम खरगोन सीट से आया है, तो वंशवाद को कहीं ना कहीं वहाँ पर नज़रअंदाज किया गया और प्रवीणा बच्चन जो गृह मंत्री की पत्नी है उनको जो दावेदार थी प्रबल, उनको टिकट यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक, सीधी से हम बात करेंगे रवि सक्सेना जी। रवि जी, अजय सिंह राहुल भैया, ये नाम पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में था। ये भी कहा गया कि सीधी या सतना कहाँ से उम्मीदवार होंगे, अब तो स्पष्ट कर दिया आपने सीधी से हैं। आज बड़ी भावुक अपील कर रहे थे वो अपने कार्यकर्ताओं से। क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में हुआ वो लोकसभा चुनाव में नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप से इस बार भारी बहुमत के साथ अजय सिंह राहुल जी जीतने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ विगत 10-15 दिन से वो सघन दौरे कर रहे थे और लगातार उनको क्लीन चिट वहाँ से दे दी गई थी, क्लियरेंस दे दिया गया था कि आप जाएं और सीधी में काम चालू करें, आपको टिकट सीधी से ही दिया जा रहा है। और ये हम कई बार डिस्कशंस में आपके चैनल पे भी दूसरे चैनल्स पे भी हमने कहा कि इसमें से जो 5-6 नाम हैं ये सबको मालूम थे कि ये आने वाले हैं, चाहे विवेक तनखा जी का हो, चाहे नकुलनाथ जी का हो, चाहे अजय सिंह राहुल जी का हो, चाहे अरुण यादव जी का हो, ये सारे नाम निश्चित थे कि ये लोगों को टिकट मिलने वाला है। बस प्रतीक्षा थी। तो इस लिस्ट की 12 लोगों के जो नाम आए हैं, इसमें आप देखिए 5 नाम बहुत चौंकाने वाले हैं। किसी चैनल नहीं दिखाया कि ये नाम आने वाले हैं। और मैं कहता था आपसे कि राहुल गांधी जी के पास उनकी अपनी एक सर्वे रिपोर्ट है और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का वितरण इस बार किया जाएगा और बहुत चौंकाने वाले नाम आएंगे। पहली लिस्ट में भी 2 नाम होशंगाबाद से और बैतूल से एकदम नए नाम आए थे और अभी भी आज देखें ये 12 लोगों की जो लिस्ट आई है इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो हैं एकदम नए लोग हैं और इन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ये एकदम क्लीन लोग हैं और जब ये जाएंगे लोकसभा के अंदर तो निश्चित रूप से इस देश का मुस्तकबिल अच्छे तरीके से वो तय कर पाएंगे। और ये रवि सक्सेना जैसा कि कह रहे थे और जो नाम भी है सामने, प्रताप सिंह लोधी पूर्व विधायक हैं और दमोह में उनका मुकाबला होगा प्रहलाद पटेल के साथ में। कहीं ना कहीं सतना में राजाराम त्रिपाठी को उम्मीदवार बना है कांग्रेस ने, पूर्व मेयर है, हालांकि नागौद से पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल मौजूद है। रजनीश जी, जैसा कि रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि अभी राहुल गांधी के जो उनका बक्सा है उसमें अभी बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं निकलने के लिए पॉलिटिकली, जो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए एक खतरा है, चाहे वो मंडला से कमल मरावी का मामला हो, टिपानिया जी का मामला हो या डॉक्टर मुजालदा का मामला खरगोन में हो। वो खरगोन में सौदे के तहत, वहाँ भी मंडला में सौदे के तहत गई है और यहाँ नॉन पॉलिटिकल ये फेस दे के आए हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं से सवाल खड़ा कर रहा है, उनकी मर्जी है, वो जाने।
दूसरी बात यह है कि जो बात आप अजय सिंह जी के बारे में कर रहे थे, और निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया तो हम करेंगे, क्योंकि वो आपके ही चैनल पर कह रहे थे कि हमें फुटबॉल बना दिया गया है। वो सतना से तैयारी कर रहे थे और उनको किक मार के सीधी भेज दिया गया, और सीधी में भी वो कल जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमारा आखिरी चुनाव है, हमारा साथ दे दो, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, कि भावुक कर रहे थे, कि हार सामने खड़ी होने के कारण जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अच्छा अनुराग, ये जो अजय सिंह के बारे में बार बार बात सामने आ रही है, क्या वाकई में उनके लिए कोई मुश्किल है? क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो लड़े, जो दिग्गज नेताओं में हार हुई उनमें एक रामनिवास रावत और दूसरा नाम अजय सिंह का था। तो अजय सिंह के लिए इस बार सीधी से आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किल उनको हो सकती है, या जिस तरीके की वो भावुक अपील कर रहे हैं वो कुछ काम करेगी? देखिए शरद, यदि 2014 के चुनाव को देखें तो सतना से अजय सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, और अजय सिंह ये कई बार दोहरा चुके हैं कि वो सतना से नहीं बल्कि सीधी से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि 8,500 मतों से उनकी हार सतना लोकसभा सीट पर हुई थी, और बीते कुछ दिनों से वो लगातार सीधी सीट पर सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीधी सीट पर कांग्रेस का भी खासा प्रभाव है। हालांकि लगातार 2 बार से वहां पर रीति पाठक जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार मुकाबला टफ हो जाएगा, क्योंकि रीति पाठक का सीधी में खासा विरोध है, और अजय सिंह लगातार वहां पर न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि लोगों से मार्मिक अपील भी कर रहे हैं कि इस बार उनका आखिरी चुनाव है तो लोग उनको वोट जरूर करें। तो कोशिश अजय सिंह की इसी बात को लेकर है कि इस बार सीधी सीट को किसी भी तरीके से जीता जाए। और यदि सियासी और जाति समीकरणों पर नजर डालें तो वहां पर ब्राह्मण और ठाकुर जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा संख्या में, और ठाकुरों पर सबसे ज्यादा जो कब्जा है वो अजय सिंह का है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सीधी में मुकाबला भी इस बार टफ रहने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार अजय सिंह वहां से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और हमारे साथ रंजना भी है मौजूद हमारे न्यूज़ रूम में। ये एनालिसिस लगातार जारी है, तमाम जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं। रंजना, सागर और दमोह, ये 2 जो सीटें हैं, इन सीटों के एनालिसिस के बारे में आप क्या कहते हैं, खासतौर से दमोह को लेकर प्रताप सिंह लोधी वर्सेस प्रहलाद पटेल? जी शरद, बिल्कुल प्रताप सिंह लोधी को दमोह से उतारा गया है, क्योंकि भाजपा ने वहां से प्रहलाद सिंह को वहां से टिकट दिया है। तो लोधी वर्सेस लोधी का वहां पे मुकाबला होने वाला है, और प्रताप सिंह लोधी पर उन्होंने दाव खेला है, क्योंकि लोधी वोटर्स को एक तरह से समर्थन हासिल करने की एक तरह से कवायद कही जा सकती है। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि वहाँ पर प्रहलाद जो पटेल है उनका काफ़ी विरोध भी है, और एक तरह से जो लोधी वोटर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और पूर्व विधायक भी ये रहे हैं, और समर्थन भी इनका काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी पकड़ अगर कहें क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और अभी जिस तरह से बता दूं कि एक ये फ़ायदा भी इनको मिल सकता है, क्योंकि प्रहलाद पटेल का लगातार वहाँ पर विरोध हो रहा है। हटा में भी उनका विरोध हुआ था, एक हत्याकांड में जिस तरह से उन्होंने इन्वॉल्व उनका था, समर्थन किया था, उसके बाद जो पूरा कुनबा है वो विरोध में आ गया था, चौरसिया समाज इनके विरोध में है। और जो अगर बंडा की बात कहें तो वहाँ पर भी इनका काफ़ी चर्चा हम जारी रखेंगे। और कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लिस्ट आई है, कांटे की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब देखना यह है कि आखिरकार ये जो मुकाबले हैं आने वाले दिनों में और कितने दिलचस्प होते जाते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दी है। 12 नामों का ऐलान किया है। इन 12 नामों में जो हम आपको पहले बता रहे थे नाम वही हैं, यानी कि न्यूज़ 18 की उस सूची पर मोहर लगी है जो सूची न्यूज़ 18 आपको पहले से लगातार दिखा रही थी। लेकिन इस सूची की एक सबसे खास बात है कि सूची में 12 नामों में एक भी महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं दिया है। मेरे साथ कांग्रेस से रवि सक्सेना जी मौजूद हैं, रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से मौजूद हैं। रजनीश जी, एक भी महिला नाम नहीं है इस सूची में। इसके पहले भी कौन से महिला प्रत्याशी उतार दिए? 8 की सूची पहले हुई थी, 12 की सूची अभी है, तो 20 की सूची में कितनी महिलाओं को? मेरा तो सवाल सीधा सपाट है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मात्र अभी 19 की सूची जारी की है, और 19 में से 3 महिला प्रत्याशी पहले ही तय कर दी हैं, जबकि अभी 11 बचे हैं प्रत्याशी। तो 11 में से अभी देखिए और क्या प्रत्याशी तय होते हैं। जी रवि सक्सेना जी, आरोप लग रहा है एक भी महिला प्रत्याशी अभी नहीं है। नहीं, देखिए इस लिस्ट में नहीं है, पर पहली वाली लिस्ट में हमने 4 दिए हैं, और अभी जो 8 नाम और आने हैं, निश्चित रूप से उसमें भी आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी राहुल गांधी कहते हैं 33% आरक्षण, वो तो संसद में और तमाम दूसरी जगहों पर भी वायदा कर रहे हैं। नहीं, केवल मध्य प्रदेश से नहीं है, 33% टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर 33 की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो करते हैं। तो जब हम 33% आरक्षण की बात कर देंगे, लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, उसके बाद क्या आप चुनाव देखेंगे, उसमें 33% हम महिलाओं को, युवतियों को टिकट देंगे।
महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन सीटों में क्या, लोकसभा की सीटों में वो रेशियो मिलेगा, ये सवाल है। हम सागर पर बात करेंगे रंजना से, लेकिन उससे पहले सवाल, महिलाओं के लिए लग रहा है प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि 12 सीटों की घोषणा अभी हुई है, प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन अगर 12 सीटों पर देखा जाए तो एक भी महिला कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है। और इससे पहले जब कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उसमें ज़रूर 5 महिलाओं के नाम थे और 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जो 12 सूची आई उसमें एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि हमेशा युवा फेसेस और महिलाओं को आगे लाने की बात कही जाती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो अनुभव और वरिष्ठता को ही महत्व दिया जाता है और महिलाएं हाशिए पर ही नजर आती है। अगर कहें कैंडिडेट या लोकसभा इलेक्शंस में अगर मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो उतना तवज्जो अभी नहीं दी जा रही है जितना दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। सागर लोकसभा सीट पर हम बात कर लेते हैं। रंजना हमें बताएंगी, बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई है, घमासान है बीजेपी के अंदर। सागर सीट पर तमाम दावेदार हैं, आधा दर्जन दावेदार हैं, लेकिन प्रभु सिंह के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। प्रभु सिंह साफ छवि के, और कहा यह जाता है कि तीनों खेमे, जहां यानी कि दिग्विजय का खेमा, कमलनाथ का खेमा और सिंधिया का खेमा इस नाम पर सहमत थे। और क्या बताएंगे रंजना? जी प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रभु सिंह का नाम पहले से ही चल रहा था और लगभग तय माना जा रहा था, सिर्फ घोषणा होनी बाकी थी जो कि आज हो चुकी है। जहां तक प्रभु सिंह का सवाल है तो प्रभु सिंह को इसीलिए टिकट दिया गया है क्योंकि तीनों खेमे की जो आपने बात कही है, तीनों खेमों में इनका अच्छा खासा होल्ड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके टिकट पर बात हो रही थी तो किसी भी तरह का कोई विरोध जो है सागर में देखने को नहीं मिला था। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कहें तो पकड़ भी अच्छी है और पूर्व मंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सरकार में, तो एक इसका भी फायदा मिल सकता है। दांगी अगर वोटर कहें तो दांगी वोटों पर भी खासा इनकी पकड़ अच्छी है, बिना में इनका होल्ड है, कार्यकर्ताओं के बीच में मजबूत पकड़ है। जब मंत्री रहते विकास, लेकिन रंजना बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं लड़े हैं, पूरे क्षेत्र में क्या बराबर का प्रभाव है? जी बिल्कुल, यही एक इनकी कमजोरी भी है जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में इनका होल्ड नहीं है और पूरे क्षेत्र में ये लगातार लंबे समय से सक्रिय भी नहीं है, लेकिन कुछ छोटे मोटे पदों पर वहां पे रहे और जनता के बीच में जाते रहे। लेकिन इनकी अगर एक कमजोरी कही जाए तो सागर अगर क्षेत्र में इनका उतना होल्ड नहीं है जितना बीना में इनका है, क्योंकि बीना तक ही ये सीमित है। तो एक कमजोरी का फायदा जरूर जो है भाजपा उठा सकती है यहाँ पर। और दूसरी बात ये भी है कि कुरवाई, सिरोंज जो शमशाबाद में जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम वोटर पर जो कांग्रेस के जो इनका होल्ड है बहुत ज्यादा है, तो उस 1 से 1.5 लाख करीब वो वोटर्स हैं मुस्लिम वोटर्स, जिसका फायदा इनको मिल सकता है। तो एक ये भी बात है और बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं, तो ये कमजोरी भी इनकी कही जा सकती है। कमजोरी भी कही जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि अब सागर में आखिर कौन सा प्रत्याशी किस समुदाय या जाति से बीजेपी मैदान में उतारती है। ओबीसी बहुल सीट सागर कही जाती है। रीवा का जिक्र हम कर लेते हैं, हमारे साथ सोनिया है। सोनिया, रीवा से सिद्धार्थनाथ तिवारी सुंदरलाल तिवारी के बेटे, श्रीनिवास तिवारी के पोते, राजनीतिक परिवार है, लग रहा है कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा। सुंदरलाल तिवारी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। जी बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हो। जिस तरीके से सिंपैथी वोट की बात कर रही है, यही एक फैक्टर है कि उनको वोट टिकट जो है वो दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं थे। अभी राजनीति में उन्होंने कदम ही रखा था और बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था। ऐसे में सिंपैथी वोट के चलते ही उनको टिकट दिया गया। हालांकि अगर वहीं से मैं बात करूँ तो दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं महाराजा पुष्पराज सिंह, उनका भी नाम काफ़ी चल रहा था वहाँ से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वो भी इच्छा जता चुके थे उनको लोकसभा चुनाव में लड़ना है, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि सिंपैथी वोट का फैक्टर जो वो यहाँ पर काफ़ी काम करता है। और क्योंकि अगर रीवा सीट की बात करें तो वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। बीएसपी का भी वहाँ पे अच्छा प्रभाव है, साथ ही बीजेपी के जनार्दन मिश्रा पिछली बार मोदी लहर में जीत गए थे, ठीक ठाक छवि भी है। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया तो विरोध काफ़ी है उनका। लेकिन अगर सिद्धार्थ तिवारी की अगर हम बात करें तो वेल एजुकेटेड हैं, 10 साल निजी कंपनी में काम कर चुके हैं, MBA हैं वो, तो उसका कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन सिंपैथी वोट का जो फैक्टर है वो रीवा सीट पर इस बार कांग्रेस ने देखकर वोट। बिल्कुल बिल्कुल, युवा हैं सिद्धार्थनाथ तिवारी, इसका भी उन्हें फायदा मिल सकता है, सिंपैथी वोट भी उन्हें मिल सकता है। और इस सीट की अच्छी बात यह है कि यहां पर अब देखना यह होगा कि ये परिवार लंबे समय से सियासत में रहा है, श्रीनिवास तिवारी, सुंदरलाल तिवारी, और अब सिद्धार्थनाथ तिवारी मैदान में। सिद्धार्थनाथ तिवारी के नाम पर मोहर लगी है। अनुराग, सतना सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। सतना सीट से राजा राम त्रिपाठी, 4 लाख ब्राह्मण वोट उस सीट पर हैं। गणेश सिंह ओबीसी से आते हैं। ओबीसी का वोट प्रतिशत अगर हम बात करें तो यहां ब्राह्मणों से कुछ लगभग बराबर।
बिल्कुल, देखिए सतना लोकसभा सीट पर यदि हम बात करें तो अजय सिंह के करीबी माने जाते हैं राजाराम त्रिपाठी, और सपा छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, तो इसका फ़ायदा उनको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। और यही सोचकर कांग्रेस ने शायद उनको टिकट दिया है कि एक तरफ तो ब्राह्मण वोट जो कि सतना लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा अजय सिंह का भी वहाँ पर खासा प्रभाव है जो कि ठाकुर वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो दोनों वोटों को यदि मिला दिया जाए तो वहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। 2014 के चुनाव में अजय सिंह मात्र 8,500 वोटों से हारे थे और गणेश सिंह की जीत हुई थी, लेकिन इस बार मुकाबला एक बार गणेश सिंह का राजाराम त्रिपाठी से होगा। तो उम्मीद अब यह है कि यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, सतना में कहा जाता है कि गणेश सिंह का खासा विरोध रहा है और विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय में वहां पर विरोध जरूर देखने को मिला है। बहुत ज्यादा सीटों से 8,800 वोटों से जीते थे ये। तो इस बार क्या कुछ समीकरण बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, शुरू में इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि गणेश सिंह अपनी सीट को बदल सकते हैं और किसी दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको एक बार फिर वहीं से मौका दिया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि गणेश सिंह का ओबीसी वोट बैंक पे खासी पकड़ है, लेकिन वो लगातार वहाँ से सतना सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं और यही कारण है कि अब इस सीट को छीनने के लिए राजाराम त्रिपाठी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो उम्मीद अब इस बात को लेकर है कि वहाँ पर ब्राह्मण ठाकुर वर्सेस ओबीसी का जो वोट है उसको लेकर कहीं ना कहीं खींचतान जरूर होगी। बिल्कुल, दरअसल सतना वो सीट है जहां पर ब्राह्मण वोट करीब 4 लाख के आसपास है, इसलिए जातिगत समीकरण देखकर कह सकते हैं आप कि राजाराम त्रिपाठी को यहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी तरफ गणेश सिंह हैं, लगातार वो बीजेपी से सांसद हैं, विरोध उनका कार्यकर्ताओं के बीच भी रहा है। कहा जाता है कि वो अपने समुदाय को बढ़ावा देते हैं और यही उनके खिलाफ नाराजगी की वजह भी बनी है। लेकिन विंध्याचल में, पूरे विंध्याचल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला, खासी संख्या में सीटें मिली, इसकी वजह से वहां पर सांसदों को या चेहरों को रिपीट किया गया है। देवास का हम जिक्र कर रहे हैं मनोज, देवास सीट पर प्रहलाद त्रिपानिया, ये नया चेहरा है सर, नया चेहरा मैदान में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नए चेहरे की आप बात कर रहे हैं उसमें दिग्विजय सिंह के सपोर्टर कहे जाते हैं और लोक गायिका का उनका एक अलग नाम है और ग्रामीण क्षेत्रों की उस लोकसभा सीट में 70% जो है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनको मौका दिया गया और उनका कोई विरोध भी नहीं है वहाँ पर। हालांकि ये भी खबरें आ रही थी कि जो सज्जन वर्मा हैं, जो अब कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे को मौका मिल सकता था, दावेदारी उन्होंने की थी, लेकिन एक निर्विरोध नाम वहाँ से सामने निकल के आया। बलाई स्पष्ट तौर पर गैर राजनीतिक चेहरा है। बिल्कुल, बलाई समाज से आते और करीब उस संसदीय क्षेत्र में 3.5 लाख वोटर बलाई समाज से और इसके अलावा उनका दूसरे समाज में भी सपोर्ट है। तो एक बड़ा चेहरा जो है वहाँ से कांग्रेस ने उतारा और मजबूत इस समय वहाँ पर कांटे की टक्कर भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो वहाँ पर करीब 8 सीटें आती हैं, 8 में से 4 सीटें दोनों ही पार्टियों की हैं। लेकिन 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर कमजोर स्थिति में थी। लेकिन यदि हम बात करें पिछले संसदीय चुनाव की तो 2.5 लाख वोटों से जो है वहाँ पर वो हारे थे सज्जन सिंह वर्मा। लेकिन अभी जो विधानसभा का जो समीकरण बना है वहाँ पर जो सीटें जीत के कांग्रेस आई है, अब वहाँ पर 40,000 वोटों से वहाँ पर कांग्रेस जो है आगे है, बढ़त बना ली है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस देवास सीट पर लीड कर रही है और यही एक बड़ी यहाँ पर वजह है। टिपानिया जिनका नाम है, गैर राजनीतिक ये चेहरा है, इसका फायदा भी वहां पर मिल सकता है क्योंकि इनका कोई विरोध क्षेत्र में है नहीं। खंडवा सीट पर हम बात कर लेते हैं पूजा से। खंडवा, अरुण यादव पिछली बार चुनाव हार गए थे इसी सीट से, हालांकि 2009 में चुनाव ये जीते भी हैं, लेकिन लंबे समय से यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। नंद कुमार सिंह चौहान मैदान में रहे हैं। कितनी आसान है ये सीट अरुण यादव के लिए, या फिर पगडंडी काफी पथरीली है? देखिए, इस बार दोनों कैंडिडेट्स वही हैं जो पिछली लोकसभा में थे, जहां बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान हैं, तो वही इस बार कांग्रेस से फिर से एक बार अरुण यादव पे अपना भरोसा जताया है। दोनों ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार जो हम समीकरण देख रहे हैं वो ये कि भले ही 8 सीटों में से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है, लेकिन जो विधानसभा में जिस तरह से रिजल्ट में बदलाव हुआ है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस का आया है और पार्टी ये जरूर मानती है कि अरुण यादव एक जिताऊ चेहरा है। और साथ ही अगर हम इनके बैकग्राउंड
ग्राउंड पे जाते हैं तो पिता सुभाष यादव है, मंत्री सचिन यादव है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उन्हें इस चुनाव में मिलने वाला है। यकीनन ये चुनाव में अगर हम देखें तो अरुण यादव जो विकास कार्य किए हैं, अगर अपने सांसद रहते हुए उनकी बात करते हैं तो विकास कार्य भी किए हैं। जरूर यहाँ पर एक उनको फायदा मिल सकता है कि जिस तरह से अर्चना चिटनिस और नंद कुमार सिंह चौहान के बीच में जो विरोध चल रहे हैं क्षेत्र में, उनका फायदा जरूर अरुण यादव को मिल सकता है। और पूजा रुक रहा हूं, प्रताप सिंह लोधी हमारे साथ उम्मीदवार घोषित किए गए हैं दमोह से कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत शुभकामनाएं, सबसे पहले बधाई आपको इस सीट से नाम घोषित होने के लिए। और क्या चुनौतियां सर? धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब जी। तत्काल चुनौतियां हमारे पूरे क्षेत्र में। हेलो हेलो जी 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 हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है सर, बोलिए जी। तो आपने प्रश्न जो किया है मेरे को सुना नहीं पड़ा, प्रश्न दोहराइए प्रश्न को। हेलो जी, आपकी चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर? चूंकि लोधी बहुल ये सीट है, 2.5 लाख लोधी वोटर हैं, दोनों लोधी समुदाय से उम्मीदवार हैं सर, चुनौतियां कैसी हैं, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही इस क्षेत्र में लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की समस्याएं उठाई हैं, उसको विधानसभा लेवल पे उठाई हैं, तो हमको कोई चुनौतियां नहीं। लेकिन चुनौतियां मैं ये मानता हूँ कि वो जरूर राष्ट्रीय स्तर का नेता है जो हमारे सामने है, लेकिन वो ना यहाँ का रहने वाला है, वो बाहर का रहने वाला है, और मैं यहाँ का, और मेरे पूरा परिवार ने यहाँ पर पूरा जीवन कांग्रेस का काम किया है। मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ, मेरे यहाँ संगठन है बहुत बढ़िया तरीके से, और ये चुनाव संगठन ही चुनाव लड़ता है, और हम लोग इसमें पूरी ताकत से एक बार इनको जो 29 साल से लगातार बीजेपी इस क्षेत्र से जीत रही है उसको हम लोग बाहर करेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हेलो, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं प्रताप जी। 8 बार से लगातार बीजेपी यहां से जीत रही, बीजेपी का गढ़ है ये, क्या रणनीति है आपकी? 5 साल में कोई भी काम नहीं किए वर्तमान सांसद ने, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है उनकी यहाँ पर जिसके माध्यम से उनको वोट मिल सके। पूरी नाराजगी है जी। और आपने देखा होगा उनके लिए कुछ ब्रिज दिए गए थे, सांसद के आदर्श गांव घोषित किए गए थे, गोद लिए गए थे सांसदों ने, लेकिन एक भी गांव में कोई भी काम नहीं हुए। वो जो कोई तो वहाँ पड़े हैं, लोगों में उनसे नाराजगी है, ना कभी वे बीच में रहे हैं जनता के, और जनता की समस्याएं उठाई हैं। और जो लोग भी उनके पास बीच में गया भी है तो वो बोलते हैं कि ये ग्राम पंचायत लेवल की बात है, हम लोग नहीं सुनेंगे। निराश होकर वापस आए हैं, चाहे मेडिकल की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, इसको लेकर जब जाते हैं उनको तो निराशाई उनको मिलती है। तो मैं क्षेत्र में एक बहुत कम आते हैं, और मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ, यहाँ रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, और मुझे पूरी आशा विश्वास है। जैसे मेरी कल टिकट घोषित हुई थी और मैंने अपने दमोह जिले में पहुंचा हूँ जैसे स्टेशन पर, तो हजारों कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस संगठन ने स्वागत किया था। वो परिचायक है कि अब की बार हवा पूरे कांग्रेस की चल रही है और यहाँ पर कांग्रेस ही जीतेगी। और मैं इसके पूर्व में भी 3 बार जिला पंचायत सदस्य, 1 बार जनपद अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे पापा भी 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं जी यहाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ की जनता से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और लोग बाग यहाँ को पसंद करेंगे। बिल्कुल प्रताप जी, इन बातों को आप उठा पाएंगे क्योंकि अब तो चर्चा में राष्ट्रीय इशू हैं, पाकिस्तान चर्चा में चल रहा है, राष्ट्रीय इशू दूसरे इशू हैं, हिंदू मुस्लिम चर्चाओं में हैं। ये इशू जो आजकल आ रहे हैं वो सब भटकाने वाले हैं। आप ये देखिए, इनका जो घोषणा पत्र था 2014 का, 2014 के घोषणा पत्र में कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, और नए नए इशू लेके आ रहे हैं जिसमें कि जनता का ध्यान भटके, और इनके लिए अपना जो 5 साल का कार्यकाल उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे जो नहीं हुए, 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार देने का था, वो नहीं हो पाया। उन्होंने बोला था कि 2 लाख रुपया हम हर 15 लाख रुपए। आपको जनता मौका देगी, आप क्या काम कराएंगे सर? आखिरी सवाल है आपसे,
जनता अगर आपको मौका देती तो आपकी प्राथमिकता में क्या होगा? हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो मैं मेडिकल कॉलेज की मांग करूंगा भरपूर और मेडिकल कॉलेज खुलवा के रहूंगा। एक दूसरा मेरा एक और होगा कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, लोगों के लिए रोजगार के लिए हरियाणा पंजाब भटकना पड़ता है, तो रोजगार के लिए जितनी मैं कोशिश करूंगा संसद में कुछ भी करना पड़े, मैं यहाँ पर पूरे 5 साल लड़ाई लड़ूंगा कि यहाँ पर कोई बड़ा फैक्ट्री हो, बड़ा उद्योग लगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ पर रोजगार का मौका मिले और लोगों के लिए भटकना न पड़े जी। और कृषि विकास, ठीक, उद्योग और कृषि विकास भी हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। जी बहुत शुक्रिया जी। रजनीश अग्रवाल जी, प्रताप सिंह लोधी जी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है दमोह में, यही उनकी सबसे बड़ी कोशिश होगी, विकास। और दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज की मांग वो रखेंगे और लेकर भी आएंगे। देखिए, अब वो प्रत्याशी बने हैं तो स्वाभाविक है अपनी ओर से तो यही कहेंगे। जो मौजूदा सांसद है प्रहलाद पटेल जी के बारे में, प्रहलाद पटेल जी की तारीफ तो वो करेंगे नहीं, और इसलिए अब प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने से रहे। मैदान में आ गए हैं, आगे देखिए होता है क्या। जी, मेडिकल कॉलेज लाने का वादा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इतना उत्साह है और वो काम करना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। देखिए, दमोह से आप देखें जयंत मलैया जी को इतने साल जिताया। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। बाबूलाल मालवीय जी उज्जैन से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल मालवीय जी, सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं नाम घोषित होने के लिए। सर, क्या चुनौतियां? बाबूलाल जी, अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? ये सर चुनौती, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो है आपके चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनौती कांग्रेस पार्टी में किसी बात की है नहीं, सारे कार्यकर्ता और नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, दूसरे शब्दों में मैं पूछता हूं, क्या रणनीति होगी अब चुनाव में आपकी? रणनीति कांग्रेस पार्टी तय करेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ से मिलकर के हम लोग जो है पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरेंगे साहब, और निश्चित रूप से सफलता बाबा महाकाल की कृपा से जो है हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी साहब। जी सर। जी, क्या जरूरत है आपके क्षेत्र में जिसको आपको लगता है कि पिछले सांसद या पिछली सरकार नहीं कर पाई? सर, इसका परिणाम अभी उदाहरण है, हमारे उज्जैन संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के 5 माननीय विधायक चुने गए हैं जी, और यहाँ की जो समस्या थी, इसीलिए जो है लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी आई थी, तो हमारे संसदीय क्षेत्र में माननीय 5 एमएलए को जो है कांग्रेस पार्टी ने विजयश्री दिलाई है। और यहाँ की जो मुख्य जो मेन समस्या है वो है बेरोजगारी की, जो युवाओं को जो रोजगार यहाँ पर उज्जैन में नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे क्योंकि आज युवा दर दर भटक रहा है, न तो युवा को कहीं रोजगार मिला है, न नौकरी मिली है, न स्टेट गवर्नमेंट से मिली नौकरियां, न सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है। ये सब माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से घोषणा पत्र, हमारा वचन पत्र जारी किया था, उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी ठीक है। आपके नजरिए से रोजगार सबसे बड़ा मसला है, यानी कि आपके संसदीय क्षेत्र में अगर आपको मौका जनता देती है तो रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश आप सबसे पहले करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबूलाल मालवीय जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। सीधी सीट का हम जिक्र कर लेते हैं। सीधी सीट पर अजय सिंह के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। रचित मेरे साथ हैं। रचित, सीधी सीट, यहां से रीति पाठक सांसद हैं, उनका खुद का विरोध था, लेकिन सीधी सीट अब अजय सिंह को दी गई है। अजय सिंह को काफी मशक्कत के बाद कहा जा सकता है कि यह सीट मिली है। लगातार 2 चुनाव वो पहले से हार चुके हैं।
देखिए प्रशांत, आपको बता दें कि अजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन सिंह के बेटे हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं। चुरहट से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से लेके अब तक वो लोकसभा की तैयारियां करते नजर आए हैं। 2014 का एक वाकया जरूर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा न्यूज़ 18 के माध्यम से कि सोनिया गांधी ने अजय सिंह से कहा था कि सतना से आप टिकट पर चुनाव लड़िए, क्योंकि सीधी वो किसी और को देना चाहती थी। और सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने सतना से इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अजय सिंह तब से कहते हुए आ रहे हैं कि अब मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं, अपनी माटी की सेवा करना चाहता हूं। अजय सिंह की अगर हम माइनस पॉइंट की बात करें तो अजय सिंह को सबसे बड़ा दिक्कत उनकी बहन वीणा सिंह 2018 में अपनी माटी से ही लोगों ने नकार दिया था। देखिए विरोध उनका हर जगह था, लेकिन अगर हम लोकसभा की अभी बात करें तो तब से लेकर अब तक उन्होंने कुछ अपनी जमीनी स्थिति अपना सुधारा है। लेकिन 2008 अगर हम 9 की बात करें तो वीणा सिंह ने, जो उनकी बहन है, वो भी उन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नजर आ रही थी। और इस बार भी शायद वीणा सिंह का गुस्सा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी केस भी चल रहा था उनकी बहन के साथ, उनका विवाद भी चल रहा है। रीति पाठक की अगर हम बात करते हैं तो रीति पाठक का विरोध पहले से ही चल रहा है, पूरी पार्टी के विधायक उनसे विरोध में है। सिंगरौली में जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अजय सिंह को भी कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है सिंगरौली में और अन्य क्षेत्रों में भी, क्योंकि कमलेश्वर पटेल जो कि मंत्री हैं, इनके और अजय सिंह के रिश्ते जिस तरीके से हमें पता चलते हैं कि उन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। विरोध का कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना अजय सिंह को भी करना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद असर डालेंगे, मां के साथ भी एक विवाद है। हाँ, मां और बहन दोनों उसमें विरोध में आ सकती हैं। पारिवारिक कलह भी सामने देखने मिल सकती है, दोनों तरफ भीतरघात भी दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अजय सिंह की जो ठाकुरवादी छवि है वो भी थोड़ी सी उनकी डैमेज हुई है जब से वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। ब्रेकफास्ट, स्वागत है आपका। जी हां, न्यूज़ 18 की सूची पर मोहर लगी है। हमने सबसे पहले वो सूची आपको दिखाई थी कि कांग्रेस के कौन से नाम हैं, कौन से चेहरे हैं जिन पर मोहर लग गई है, और वो सूची आ चुकी है जबलपुर से, जहां विवेक तनखा के नाम पर मोहर लगी है। विवेक तनखा जबलपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और सीधा जबलपुर का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रतीक अवस्थी वहां मौजूद हैं, उनके साथ विवेक तनखा खुद मौजूद हैं। प्रतीक, बात करें। देखिए दीपेश, थोड़ी व्यस्तता थी, काफी लंबे समय तक वो हमारे से जुड़े रहे, लेकिन अभी उनको निकलना पड़ा। लेकिन फिर भी एक बड़ा मुकाबला रहेगा जबलपुर सीट से, जो कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, उनके सामने होंगे एक बार पुनः विवेक कृष्ण तनखा, जो कि राज्यसभा सांसद भी, एक बड़ा कद्दावर चेहरा भी है। और जैसे कि स्ट्रॉन्ग सीट की बात बार बार जबलपुर के लिए हो रही थी, तो एक बड़ा चेहरा जो कि विवेक कृष्ण तनखा के रूप में है, एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। बहरहाल पिछली बार वो चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार जो है समीकरण कुछ बदले हैं। उनके कुछ समर्थक जो है वो यहाँ पर उन्हें बधाई देने यहाँ पर आए थे, उनसे हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। तो एक बार पुनः तनखा जी जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। इस बार क्या लगता है, जीत हो पाएगी? 1996 से जो विजय रथ चल रहा है भाजपा का, उस पर लगाम लगेगी? जी, इस बार हमारे जबलपुर में माननीय तनखा जी, ये निश्चित है कि उनकी जीत जरूर होगी। जी, तनखा जी की लहर है, तनखा जी की स्वयं लहर है कि उनको लाना है इस बार। तनखा जी जीतेंगे, परफेक्ट। तनखा जी के नाम पे सभी आश्वस्त है। तनखा जी ने बात भी कही थी कि पार्टी ये चुनाव उनके लड़ रही है, वो नहीं लड़ रहे हैं। उनसे लगातार आग्रह भी किया गया था कि आप चुनाव लड़ें। क्या मानते हैं, एक बड़ा चेहरा बड़े चेहरे के सामने? तनखा जी इस बार चुनाव अच्छे बहुमत से विजयी होंगे। एवं राकेश सिंह ने कुछ भी नहीं किया, 15 साल सिर्फ झूठे वादे किए हैं लोगों से, और प्लान की बात करते थे और वो प्लानें भी सारी चली गई। रेल की बात करते थे, रेल भी सारी चली गई। पुल की बात करते थे, पुल भी सारे चले गए। तो इनके झूठे वादों में अब जनता विश्वास नहीं करेगी। अब तनखा जी को इस बार जिताएगी, क्योंकि साफ और स्वच्छ चेहरा है। वैसे दिपेश, आपको बता दूं, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी थी। लगातार एक सप्ताह से जो है कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी 2 दिन पहले जो है तनखा जी ने किया था। आधिकारिक ऐलान भले ही आज हुआ है, लेकिन तनखा जी चेहरा थे पहले से ही। लगातार विवेक तनखा हारे थे, हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। जनता से यही है क्योंकि कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट उनका है नहीं। नीतियां बनाते हैं, रणनीतियां भी बनाते हैं, ऊपर नेतृत्व पर अच्छी पकड़ है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं से कैसे समन्वय होगा? बिल्कुल लाजमी, जो कि इस बात को दीपेश खुद भाजपा ने भी अपने जो जनसंपर्क में उस बात को उठाया था कि चैंबर से राजनीति चलती है और जमीनी पकड़ नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता जो कि यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही समझेंगे। हर बार ये बात तनखा जी के लिए कही जाती है कि एक बड़ा चेहरा है, चैंबर से उनकी राजनीति चलती है, जमीनी पकड़ नहीं है। इस बात पे क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, जमीनी पकड़ है और इस समय 50,000 वोटों से आगे जीतेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे, जमीनी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की? ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जमीनी पकड़ है और ग्रामीण से पेटीएम में उनने नौकरियां दी हैं। और तनखा जी ने जो भी मुद्दा उठाए हैं, सरकार बनने के बाद भी आज किसानों को भुगतान धान का हो
31 मार्च के पहले करवा दिए हैं। सीलिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, गांव के गरीब मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं। जो 5 साल उनका कार्यकाल रहा, बिगर सांसद के रहने के बाद भी उन्होंने ये शब्द नहीं बोला हम लोग आते थे, तो ये शब्द उनका नहीं रहा कि ये मेरा विषय नहीं। उन्होंने दीपेश, ये बड़ा ट्रेंडिंग है इन दिनों जबलपुर शहर में, ये मेरा विषय नहीं है। इस हैशटैग को भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार फेसबुक में पोस्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल ये किसका विषय है किसका विषय नहीं, ये बात रहेगा कि जनता का विकास सभी का विषय है। दीपेश जी, प्रतीक रहे हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। अनुराग, ये बताइए, विवेक तनखा दिग्विजय सरकार में कानून अधिकारी भी रहे, लेकिन जनता से सीधी पकड़ उनकी नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ राकेश सिंह लगातार सांसद हैं, पहली बार 90,000 से, दूसरी बार 1,06,000 से और तीसरी बार 2,08,000 से जीते, चौथी बार मैदान में। बिल्कुल, देखिए इस बार जबलपुर पर कांग्रेस पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो वाकई में बीजेपी के गढ़ को भेद सके। हालांकि विवेक तनखा जबलपुर लोकसभा सीट से एक बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार बदले माहौल के तहत उनको एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी डिमांड पर, विवेक तनखा की डिमांड पर कैबिनेट की बैठक जबलपुर में की गई। ये एक पहली बैठक थी जो कि भोपाल से हटकर जबलपुर में हुई थी और करोड़ों रुपए की सौगात जो है कमलनाथ सरकार ने जबलपुर को दी थी। इसके अलावा यदि हम कोर्ट की बात करें, क्योंकि हाईकोर्ट है जबलपुर में, वहां पर भी कई नए बड़े बदलाव हैं, उसमें भी एक बड़ा योगदान विवेक तनखा का रहा है। तो ऐसे में अब विवेक तनखा वहां के बदले माहौल के लिए परफेक्ट चेहरा कांग्रेस को लग रहे थे, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ें। हालांकि विवेक तनखा शुरुआती दौर पे जरूर मना कर रहे थे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन अब वो जबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में है। तो मतलब साफ है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी विवेक तनखा के जरिए लोकसभा सीट जीतने की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल, ये सीट जीतने की कोशिश में है कांग्रेस। रजनीश अग्रवाल जी, लग रहा है कि जबलपुर में फाइट क्रूशियल होने वाली है। देखिए, सीधी से अजय सिंह जी राहुल भैया हों, विवेक तनखा जी जबलपुर से हों, ये तो खुद ही हथियार डाले हुए बैठे थे। वो कह रहे हैं सीधी में अजय सिंह जी कि मैं हार जाऊंगा तो राज्यसभा में चला जाऊंगा, आपका क्या होगा। तो वो तो किससे कहानी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे हैं, आप उसको दिखा भी रहे हैं। दूसरा बात, विवेक तनखा जी जबलपुर में लड़ना नहीं चाहते थे, ये सब के सामने जाहिर है, वो खुद अपने उद्गार व्यक्त कर चुके थे। तो दोनों हथियार डाले हुए थे, उनके बारे में मैं प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करूं। जी बिल्कुल सर, लग रहा है आपको जो बात रजनीश जी कह रहे हैं कि पहले ही से सर हथियार डाले हुए थे, अब भले ही कोई नाम घोषित कर दिया आपने। देखिए, रजनीश जी तो हर बात पे, हर सीट पे इसी तरह की बात करेंगे, क्योंकि इनकी हताशा और निराशा। तनखा जी खुद भी नहीं लड़ना चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब पार्टी कोई बात कहती है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, बाद में कोई और हैं, जब पार्टी ने कहा कि हमको वहाँ पर एक बड़ा चेहरा उतारना है, बड़ा नाम उतारना है, तो उनको वहाँ से वो चुनाव लड़ना पड़ा। जैसे भोपाल में माननीय दिग्विजय सिंह जी को कहा गया, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। पर जब पार्टी ने कहा कि आपको भोपाल से लड़ना है और भोपाल की सीट हमें जीतना है, तो वो आए और काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यही बात जो है विवेक जी के लिए भी है। और जो बार बार लोगों का ये कहना पड़ रहा है कि विवेक तनखा जी की जनमानस में सीधी पकड़ नहीं है, ये बहुत गलत है। पिछला चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा था, बहुत शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ और ताकत के साथ लड़ा था, और काफ़ी अच्छा मोदी लहर होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तादाद में उनको वोट मिले। मोदी लहर में 2,08,000 वोट से आ रहे। निश्चित रूप से मोदी लहर में भोपाल 4 लाख से आ रही थी भोपाल में, और बड़ी बड़ी सीटें हमने 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख से आ रही थी। और जबलपुर जैसी सीट जिस पर की लगता है कि फाइट है, लेकिन ठीक है। विवेक तनखा आपको बता दें दिग्विजय सरकार में एडवोकेट जनरल रहे हैं, और यानी कि इसके अलावा हाईकोर्ट में भी उन्हें जज का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद राजनीति का रास्ता चुना, और राजनीति में कह सकते हैं कि रणनीति बनाने वाले या चुनाव लड़ाने वालों में उनकी गिनती होती है। कई मजबूत पहल भी हैं, या ये कहें कि पहलू भी हैं उनके। लेकिन हम अब बात करेंगे ग्वालियर चंबल पर। ग्वालियर चंबल की शरद 4 सीटें होल्ड हैं, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं गुना शिवपुरी पर। हाँ बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है, और बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट है उसको होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि 2 सूचियां आ चुकी हैं, और दोनों सूची में गुना शिवपुरी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है।
जबकि ये सभी को पता था और लगभग तय था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही गुना से चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे की देखिए 2 या 3 स्ट्रेटजी हो सकती हैं जो इस वक्त जिनको लेकर अटकलें चल रही हैं, हालांकि उनके खंडन भी सामने आ रहे हैं। पूरे समीकरण को समझेंगे तो एक जो कहानी सामने आई वो ये कि हो सकता है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को एक टफ सीट का चैलेंज दिया गया कमलनाथ की ओर से या कहें कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। क्या ऐसी ही कोई स्ट्रेटजी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है? क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाकी सभी नाम हो गए। अब अगर दूसरी सूची में देखें तो नकुलनाथ का भी नाम सामने आ गया। लेकिन शरद, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी अगर मेहनत कर रही हैं तो वो केवल एक सीट है, गुना शिवपुरी। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आगे ये उस समीकरण को दरअसल समझना होगा कि आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे की। तो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की ये भी मानी जा सकती है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जो सीट है वहाँ के बजाय किसी और सीट से लड़ाया जाए, इंदौर सीट से लड़ाया जाए। ग्वालियर से भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जहां तक प्रियदर्शनी राजे की बात है तो प्रियदर्शनी राजे के बारे में दीपक बावरिया ने भले ये कहा हो कि वो ग्वालियर से नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो गुना और शिवपुरी में लगातार प्रचार कर रही हैं। अभी 6 तारीख से उनके फिर वहां पर लगातार प्रचार की दौरे बने हुए हैं, उनका पूरा कार्यक्रम तय है। तो ये हो सकता है कि कोई बड़ी स्ट्रेटजी कांग्रेस की सामने आए निकलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, क्योंकि उनका नाम न होना सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा करता है। जहां तक बात बाकी की सीटों की है तो देखें, ग्वालियर चंबल की चारों सीटों को होल्ड कर दिया गया है। ग्वालियर सीट पर जैसा कि कहा कि प्रियदर्शनी राजे का नाम जब खारिज हो गया था तो ये निकल के सामने आया कि अशोक सिंह, जिन्होंने पिछला चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ में लड़ा था, उनका नाम आगे चल रहा था कि हो सकता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। तो इस बात पर भी अटकलें चल रही हैं कि आखिरकार उनका नाम भी क्यों होल्ड पर है। उसके पीछे की दरअसल वजह हमको देखना होगा कि बीजेपी के अंदर के जो समीकरण है वो क्या बन रहे हैं। अशोक अर्गल जो मुरैना के मेयर हैं और 5 बार के बीजेपी के सांसद रह चुके हैं मुरैना और भिंड दोनों जगहों से, तो उनको लेकर एक अटकल ये चल रही थी कि वो टिकट न मिलने से नाराज़ हैं और वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। उनके संपर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर दिल्ली तक तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बीच में हुए हैं। तो इन सीटों को होल्ड करने के पीछे की एक वजह ये हो सकती है कि अशोक अर्गल, आखिरकार अगर अशोक अर्गल एंट्री कर रहे हैं कांग्रेस में तो फिर उनको टिकट कहां से दिया जाए, क्योंकि मुरैना से रामनिवास रावत की दावेदारी इस बार काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन क्या रामनिवास रावत ही मुरैना से होंगे या अशोक अर्गल कांग्रेस में आते हैं मान लीजिए, तो फिर वो कहां से उम्मीदवार होंगे। तो ग्वालियर की और मुरैना की सीट को होल्ड करने के पीछे की एक वजह यह है और इसी कड़ी में भिंड की सीट भी जुड़ जाती है, क्योंकि भिंड से भी कहीं ना कहीं जो दावेदारी है वो अशोक अर्गल की मानी जा रही थी कि वो टिकट चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो एक बहुत कह सकते हैं कि अभी स्ट्रेटजी चल रही है और चारों सीटें अगर होल्ड हैं ग्वालियर चंबल की, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी उसमें शामिल हो सकती है। बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन गुना शिवपुरी के बारे में आपको बता दें, ग्वालियर के बारे में बता दें, गुना शिवपुरी से लगातार सिंधिया परिवार का ही सदस्य सांसद बनता रहा है। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया और उनकी दादी विजया राजे सिंधिया भी यहां से सांसद रही हैं। यानी कि सिंधिया परिवार से अगर कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरा तो वो कभी हारा नहीं है। ग्वालियर सीट की भी यही स्थिति है, जब जब यहां से सिंधिया परिवार मैदान में रहा है तब कभी वो इस सीट को हारे नहीं हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि कभी इस परिवार से, हालांकि 2 धाराएं हैं, एक बीजेपी में एक कांग्रेस में सिंधिया परिवार की, लेकिन दोनों धाराएं कभी भी आमने सामने नहीं हैं। लेकिन रवि सक्सेना सर क्यों होल्ड कर रहे हैं सर गुना शिवपुरी? देखिए कोई ना कोई हमारी स्ट्रेटजी होगी और उस छिंदवा तो जी किसी दूसरी सीट पर भेज रहे हैं क्या? नहीं, हो सकता है। पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, युद्ध में और राजनीति में सभी कुछ पॉसिबल है। तो निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। आपको आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ी खबर मिले, पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और सर गुना शिवपुरी का तो ठीक है, आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें 4 नाम भी आप लेंगे तो एक ही नाम निकलेगा, लेकिन सर 3 सीट पे कैंडिडेट नहीं मिल रहा क्या? नहीं, कैंडिडेट हमारे पास हैं और बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, पर क्योंकि हमको स्ट्रेटेजिकली चारों सीटें जीतनी है। 1 सीट हमारे पास है, 3 सीट हमारे पास नहीं है, उन तीनों सीटों को भी हमको जीतना है। तो आप देखें कि इन सीटों पर बहुत चौंकाने वाले नाम आएंगे और जिताऊ नाम आएंगे, और ये मैं समझता हूँ आज या कल में आपको नाम आ जाएंगे। चलिए ये नाम आ जाएंगे। रजनीश अग्रवाल जी, ग्वालियर और गुना शिवपुरी आपको भी चेहरे नहीं मिल रहे क्या?
नहीं, चेहरे हमारे पास में हैं। मैंने कहा पहले भी आपको कि हमने 18 प्रत्याशी घोषित किए हैं, 11 प्रत्याशी बचे हैं और 11 प्रत्याशी सामने आने वाले हैं। गुना शिवपुरी में सिंधिया जी लगातार प्रचार कर रहे हैं और अभी भी प्रचार पर थे अशोकनगर में। आप सब लोगों ने उनकी वो बात दिखाई भी थी और वो उनके लोग समर्थक उनको उत्तर प्रदेश जाने से भी रोकते हुए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनको रहना चाहिए। वो भी आप लोगों ने ही दिखाया था। यानी मैं कांग्रेस कार्यालय नहीं गया था पता करने, ना सिंधिया जी के महल में गया था, आप लोगों ने ही दिखाया था। इसके बावजूद भी गुना शिवपुरी से सिंधिया जी का नाम घोषित नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा है कि वो तो चाह रहे हैं कि गुना शिवपुरी से लड़ें, पर वो कौन है जो सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से नहीं लड़ाना चाहता है, उनको महल की छाया से बाहर निकालना चाहता है। बिल्कुल, यानी कि एक सवाल यहाँ पर रजनीश अग्रवाल जी उठा रहे हैं कि दिग्विजय, आप इशारा समझिए, दिग्विजय को एक ऐसी सीट पर पहुंचा दिया गया जो बेहद टिपिकल सीट है, तो ऐसे बड़े चेहरों को दूसरी टिपिकल सीटों पर क्यों ना पहुंचाया जाए, ये इशारा वो कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर घमासान का इशारा वो कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, एक सीट अभी भी रह गई है खरगोन, जिस पर आप कुछ बताना चाहें। गोविंद मुजाल्दा जी बिल्कुल नया नाम है और जिस तरीके से वहाँ के समीकरण बन रहे थे कांग्रेस के अंदर और वंशवाद का खासा वहाँ पर आरोप भी जो है कांग्रेस पे लग रहा था। गृह मंत्री बाला बच्चन की पत्नी प्रवीणा बच्चन का नाम तेजी से वहाँ पर चल रहा था, क्योंकि जो 2 दावेदार वहाँ पर जिन्होंने दावेदारी की थी उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं वहाँ पर दिख नहीं रही थी और यही सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पर वंशवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है। हालांकि बात की जाए जो अभी नए प्रत्याशी उतारा है, उनके जो जातिगत समीकरण वहाँ पर जो बना था और निर्विरोध थे, यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने उनको मौका दिया। लेकिन वहाँ पर खरगोन में कांग्रेस की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। करीब 6 जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में, 1 पर ही बीजेपी का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के समीकरण वहाँ पे बन रहे थे, विरोध की स्थिति ना हो, इसको लेकर कांग्रेस ने खासा वहाँ पर ध्यान रखा है। और गजेंद्र पटेल, जो कि सुभाष पटेल का टिकट काटकर गजेंद्र पटेल को बीजेपी ने वहाँ पर दिया, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं विरोध भी था और नाराजगी भी थी। यहाँ पर स्थिति अच्छी फाइट जरूर होगी। बीजेपी ने भी गजेंद्र सिंह पटेल को यहाँ से टिकट दिया है। वो युवा चेहरा है और पढ़े लिखे चेहरे भी गजेंद्र सिंह पटेल कहे जाते हैं। संगठन में भी एक्टिव रहते हैं। 2 जिले जहां से ये लोकसभा सीट लगती है उसमें वो खासे एक्टिव रहे, यानी कि कार्यकर्ताओं में भी उनकी एक्टिवनेस बराबर की है। अनुराग, ये बताइए, कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों को मौका जरूर दिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा और नया चेहरा है नकुल नाथ का। नकुल नाथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ की विरासत को अब वो संभालेंगे और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा का दौरा करके नकुल नाथ की जो जमीन है, जो चुनावी जमीन है, उसको तैयार कर रहे हैं। तो नकुल नाथ एक चेहरा है जो कि अब प्रदेश की सियासत में नजर आएंगे। वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यदि कमलनाथ की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, उसका भी आज ऐलान हो गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सिद्धार्थ तिवारी भी एक चेहरा है। सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं और पढ़े लिखे युवा हैं और अब उनकी भी शुरुआत सियासत में नजर आएगी। बिल्कुल, वक्त हमारे पास कम है, बुलेटिन हमें वाइंड अप करना है। एक लाइन में 2 युवाओं को मौका भी दिया है। जी प्रशांत, बिल्कुल नकुलनाथ और सिद्धार्थ तिवारी को मौका दिया गया। 2 युवा हैं और बाकी अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को ही यहाँ पर जो 10 ठीक बिल्कुल, यानी कि 2 युवा हैं और इसके अलावा जिन्हें मौका दिया गया है, नए चेहरे जरूर हैं लेकिन अनुभवी हैं, बड़े चेहरे हैं और 12 नामों की ये सूची कांग्रेस ने जारी कर दी। अब इंतजार हमें बीजेपी की सूची का है। बीजेपी 18 नामों का ऐलान कर चुकी है, उसके 11 नामों का ऐलान होना बाकी है। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।